रश्मिरथी का पाठ समाप्त हो चुका है। कल मैंने आपको उसके अंतिम सर्ग, जिसमें कर्ण की छलपूर्वक पार्थ के हाथों, अर्जुन के हाथों मृत्यु होती है, सुनाया था। साथ में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से दिनकर जी की इस कालजयी रचना को जोड़ने का प्रयास किया था। आज मन में था कि किसी और ऐसे कवि जिसकी कविता मन को छूती है, कहीं गहरे तल पर जाकर कुछ रोमांचित करती है, ऐसी कोई कविता का पाठ करूंगा। लेकिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था, मुझे कोरियर मिला। उसमें 3 पुस्तकें थीं। एक ही पुस्तक के 3 प्रतियां थीं, जो शायद प्रकाशक द्वारा या शायद पुस्तक की लेखिका द्वारा मुझे भेजी गई हैं। मैं जब इसको गाड़ी में बैठा उल्टा पलटा रहा था, तो ये कहानी संग्रह की, इसमें कहानी संग्रह हैं लेखिका के। एक कहानी के शीर्षक पर मेरी नज़र ठहर गई। कहानी का शीर्षक है तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम। नज़र इसलिए ठहरी क्योंकि ठीक इसी प्रकार की एक घटना यकायक मेरे को याद आ गई, जिस घटना ने मुझे प्रेम के एक अद्भुत रूप को समझने की नई समझ दी थी। पहले आपको वाक्य सुनाता हूँ, फिर इस कहानी का आज मैं पाठ कर रहा हूँ। छोटी कहानी है, इस उम्मीद के साथ आपको पसंद आएगी। ये जो लेखिका हैं, इनकी भाषा अपने तरह की बिल्कुल नवीन प्रयोग करती हुई भाषा में ये कहानियाँ लिखती हैं और शब्दों से बखूबी खेलना जानती हैं। बहुत अरसा हुए मैंने शायद नया ज्ञानोदय में या हंस में कहीं इनकी कहानी पढ़ी थी और इनसे अनुरोध किया था कि एक कहानी पाखी के लिए भी भेजें। इन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया था और इनकी एक कहानी जो इस संकलन में भी है, वो पाखी में प्रकाशित हुई थी और काफ़ी सराही गई थी। ये लेखिका हैं सुषमा गुप्ता, और इनकी जिस कहानी को हमने पाखी में प्रकाशित किया था, जो इस संकलन में भी है, वो छोटे अघोरी का शाप कहानी थी। ये संकलन आपका जो मुझे कल मिला है कहानियों का, हिंद युग्म से आया है और सुषमा गुप्ता की इसमें 10 से अधिक कहानियां संकलित मुझे नज़र आ रही हैं। 10 से ज़्यादा कहानियां हैं। बहरहाल जिस कहानी का मैं आज पाठ करने जा रहा हूं, तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, 2008 या 8 की बात है, जब पाखी की हम शुरुआत कर रहे थे। मेरे मन में था कि पाखी के जो कवर पृष्ठ हो वो कुछ नवीनता लिए हो। इसके लिए मैंने और मेरे सहयोगी अब स्वर्गीय श्री प्रेम भारद्वाज जी ने इमरोज जी से संपर्क साधा। इमरोज आप सब जानते हैं, अद्भुत चित्रकार हैं। इमरोज को इस रूप से भी जाना जाता है कि वो अमृता प्रीतम जी के प्रेमी थे। अमृता प्रीतम और इमरोज साथ रहा करते थे। जब हम इमरोज जी से मिलने उनके घर पहुंचे दिल्ली में, अमृता प्रीतम जी का जो घर है जिसमें उनका परिवार अब रहता है, उसके फर्स्ट फ्लोर में इमरोज साहब अभी भी रहते हैं और अमृता प्रीतम के परिवार को वो अपने परिवार की तरह मानते हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो 2 घटनाएं ऐसी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक तो पूरा जो इमरोज साहब का फ्लोर था वो अमृतामय था। वहाँ पर अमृता जी के तैल चित्र रखे थे, कुछ जो इमरोज जी ने अमृता जी के लिए पेंटिंग्स बनाई थी वो वहाँ पर थी। इधर उधर चारों तरफ अमृता प्रीतम बिखरी पड़ी थी। जब हम उनसे बात करने लगे तो
तो मुझे और प्रेम जी को बड़ा अटपटा सा लगा था। इमरोज जब जब अमृता प्रीतम जी की बात कर रहे थे, वे कुछ इस तरीके से कर रहे थे मानो अमृता प्रीतम अभी जिंदा हों और उनके साथ ही वहां रह रही हों। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, अचानक किसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अभी अभी अमृता से बात हुई और अमृता और मैं साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। या किसी और संदर्भ में उन्होंने कहा, हाँ अभी अमृता से पूछ के बताता हूँ। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने हल्के से प्रेम जी से कान में कहा कि अमृता जी को गए तो बहुत अरसा हो गया है, ये इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं। प्रेम जी ने भी उतने ही हल्के शब्दों में कहा कि लगता है थोड़े विस्मृत हो गए हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि अमृता जी जिंदा है। बाद में हमें पता चला दैट इज द वे इमरोज साहब लिव्स हिज लाइफ। वे मानते ही नहीं है कि अमृता जी चली गई हैं इस दुनिया से। अमृता प्रीतम जिंदा हैं, उनके साथ लगातार संवाद करती हैं। वे पूरी जिंदगी अपनी इसी तौर पर जी रहे हैं। वे कभी अमृता प्रीतम के लिए थी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहरहाल तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम पर मैं ठिठक क्यों गया ये आपको बताता हूँ। प्रेम जी हमारी चुगलबाजी करने से बाज नहीं आते थे। इमरोज साहब से बड़ी बढ़िया बातें चल रही थी और मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य केवल ये था कि हम इनसे अनुरोध कर सकूं कि बाकी के कुछ अंकों के लिए कवर पृष्ठ इनकी पेंटिंग्स हो। मेरी बात को उन्होंने स्वीकार भी लिया था और उन्होंने मुझको, यदि आपको याद हो, 2008 के लगातार पहले वर्ष के सारे अंक इमरोज जी की पेंटिंग्स लिए हुए हैं। प्रेम जी ने यकायक उनसे एक प्रश्न पूछा, चुगलबाजी करने के अंदाज में। उन्होंने कहा कि आप अमृता प्रीतम से अटूट प्यार करते थे, लेकिन अमृता प्रीतम तो साहिर लुधियानवी से प्यार करती थी। तो आपको कभी ये इस बात का बुरा नहीं लगा, आपको कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ कि अमृता प्रीतम आपसे प्यार नहीं करती? इमरोज ने कहा, प्यार में शर्तें कहाँ होती हैं भारद्वाज जी। मैंने अमृता से प्यार किया, इसका ये मतलब नहीं कि अमृता भी मुझसे प्यार करे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे इसी में बहुत खुशी मिलती है। प्रेम जी उनका जवाब सुनकर सक पका कर चुप हो गए, लेकिन बाज आने वाले आदमी प्रेम भारद्वाज भी नहीं थे। उन्होंने फिर अगला प्रश्न दागा कि हमने सुना है कि जब आप उनको स्कूटर में छोड़ने जाया करते थे उनके कॉलेज, तो पीछे, आपके पीछे बैठ के स्कूटर में वो आपकी पीठ पर इमरोज साहिर लिखा करती थी, तब आपको कैसा महसूस होता था? मुझे लगा क्या है प्रेम भारद्वाज इन बुजुर्ग सज्जन के साथ फालतू की चुगलबाजी कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगा कि कहीं ये नाराज हो गए इस प्रश्न को सुनकर, तो जिस उद्देश्य से हम आए थे पाखी के लिए कवर चित्र बनाने की रिक्वेस्ट लेकर, उससे ये नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इमरोज साहब का जवाब बड़ा अद्भुत था। वो ऐसा जवाब था जिसके बाद अगला कोई चुगलबाजी करता हुआ प्रश्न श्री प्रेम भारद्वाज जी ने उनसे नहीं पूछा। प्रेम जी का प्रश्न देखिए, पर गौर कीजिए कि अमृता प्रीतम स्कूटर के पीछे बैठ के इमरोज की पीठ में साहिर का नाम लिखा करती थी। ये आपको कैसा लगता है, ये प्रेम भारद्वाज जानना चाहते थे। इमरोज साहब ने बड़ी शालीनता से लेकिन बड़ी तीव्र दृष्टि से कुछ देर प्रेम जी को घूरा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि अब ये ना हमारे लिए पेंटिंग बनाएंगे और शायद बाहर भी निकल जाने के लिए कहें। उसके बाद उन्होंने प्रेम जी से कहा, भारद्वाज जी, मैंने अमृता से प्रेम किया, अमृता ने साहिर से प्रेम किया, इसमें विवाद की क्या वजह है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? प्यार कंडीशनल नहीं होता। अमृता जिसको प्रेम करती है वो साहिर का नाम मेरी पीठ पर लिखती है, इसका मुझे जरा भी मलाल नहीं होता था। मुझे खुशी होती थी कि अमृता किसी और से जिससे प्यार करती है उससे इतना डूब के प्यार करती है कि वो उसका नाम मेरी पीठ पर लिखा करती है। मैं अमृता से इतने डूब कर प्यार करता हूं
कि मुझे उस बात का कोई रंज नहीं। प्यार में कंडीशन, प्यार में शर्तें नहीं होती, प्यार में किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति विद्वेष नहीं होता है, जलन नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती। इसलिए इमरोज की पीठ पर अमृता प्रीतम का साहिर लिखना इस बात की ओर इशारा करता है कि अमृता मुझ पर कितना भरोसा करती थी और कितना भरोसेमंद मित्र मानती हैं। प्रेम भारद्वाज इस प्रश्न के बाद खामोश। हमने अपना काम निपटाया, उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, पाखी के लिए लगातार पेंटिंग्स बनाई कवर पृष्ठ के लिए। आज सुषमा गुप्ता जी की इस पुस्तक में इस कहानी को देखकर, जिसका शीर्षक है तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, मुझे ये घटना याद आई, तो सोचा आपसे साझा करता हूँ और आज कविता के बजाय इस कहानी का पाठ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि नई शैली में शब्दों के साथ बहुत खूबसूरती से खेल खेलते हुए लिखी गई ये कहानी आप सबको अच्छी लगेगी। शुरुआत कर रहा हूं। वहां कुछ अजीब था, बेहद अजीब सा। कोई रोशनी फूट रही थी। क्या समय हुआ होगा? यह काल कौन सा है, भूत, भविष्य या वर्तमान? मेरे पास कोई मानक न था जो नाप सके समय की गति को। जैसे मेरी आंखें उस लम्हा यह तक समझने में असमर्थ थीं कि वह रोशनी सुबह के उगते सूरज की है या पूर्णमासी के डूबते चांद की। मेरे कदम खींचे चले गए। वो रोशनी यकीनन चुंबकीय थी, क्योंकि वह स्थान, वह रोशनी मेरे लिए सब अजनबी थे। मुझे याद न रहा मानव मन का छोटा सा गणित कि जो अजनबी हैं जेहन की दुनिया में, वही आकर्षण का बिंदु हैं मन के लिए। और ऐसा लगभग हमेशा होता ही है। रोशनी ने अपनी ओर खींच लिया मुझे। उस उजली रोशनी के भीतर रखा था दुनिया का सबसे स्याह सत्य। रोशनी का स्रोत था एक गहरा खड्डा। उस गहरे खड्डे में था एक चौड़ा खुला ताबूत। उस खुले ताबूत में थीं दो देह, मृत देह, निवस्त्र देह, आदमी और औरत की देह। दूधिया रोशनी उन्हीं में से फूट रही थी। मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैंने घबराकर आंखों पर हथेली रख ली। उन शरीरों से निकलने वाली रोशनी हथेली फाड़ कर मुझे अंधा करने लगी। मैंने चाहा कि मुड़कर सरपट भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर धरती से चिपक गए। मृतदेह के पास अदृश्य मोहपाश होते हैं। यह बात भी ठीक उसी तरह मैं भूल गई जिस तरह याद होनी चाहिए थी। मृतदेह के मोहपाश हृदय, मस्तिष्क के साथ टांगों पर भी डाल देते हैं मजबूत जंजीर। आप नहीं भाग सकते कहीं दूर। उस जड़ अवस्था में मैंने कुछ देखा, अलग सा, अद्भुत वितृष्णा का स्वाद भी मेरे मन में उसी लम्हे ने पहली बार चखा। क्या ऐसा देखना कोई पाप था? मैंने पल की भी 100वें हिस्से में देख लिया था आदमी के उल्टे हाथ में औरत का सीधा हाथ। उनकी उंगलियों ने एक दूसरे के हाथ को कसकर थाम रखा था। मेरी बंद पलकों में गर्म सलाखों से घुटने लगे उनके मरने से पहले के अंतरंग आलिंगन के दृश्य। औरत के माथे पर अंकित थे आदमी के नीले बोसे। औरत की गर्दन की तितली रखी थी आदमी के निचले होठ के ठीक नीचे। औरत की नाभि पर चमक रहा था एक नन्हा सा चांद, जो शायद उस आदमी ने अपनी देह से बनाया था। मैंने उस दृश्य की भव्यता से या जाने भयावहता से घबराकर आंखें खोल लेनी चाहिए, पर लगा कि आंखों के खुल जाने का मतलब होगा उनका जल ही जाना। मुझे ठीक उसी दिन याद आया, बिनाई का यह छोटा सा रहस्य कि बंद आंखों से हमेशा ज्यादा ही दिखता है। मैंने आंखें खोल ली। अब मुझे दिखाई दे रहे थे बस वो हाथ जिन्होंने मजबूती से एक दूसरे को थाम रखा था। रोशनी का केंद्र बिंदु थे जुड़े हुए हाथ। मुझे लगा हाथ अलग कर देने से ये आंख फोड़ देने वाली रोशनी आनी बंद हो जाएगी। मैंने उस गड्ढे में उतरना तक गवारा कर लिया था कि अजीब जुनून सवार हो गया था ये हाथ अलग करने का, पर ऐसा हो नहीं पाया या मैं कर न सकी। यह खुद मुझे समझ न आया। मुझे समझ आया तो बस इतना कि आदमी लेफ्टी था, उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी और औरत की उंगलियां बेहद नाजुक। बावजूद इसके उस औरत की उंगलियां बहुत सुकून से थी उस पकड़ में। मेरी बदहासी बढ़ रही थी।
बिनाई जा रही थी और पूरी तरह चली जाए इससे पहले कि मुझे इस रोशनी को रोकना ही था। मैंने गड्ढे से बाहर आकर नजर दौड़ाई। चारों तरफ बहुत सारे ताबूत थे, कुछ सुंदर, कुछ बदबू मारते और कुछ कैसे भी नहीं। बस वे वहां थे। किनकी लाशें हैं ये? मैंने हर ताबूत के ढक्कन उठाने शुरू किए और शुरू किया इकट्ठा करना पैबंदों को। मैंने फाड़े थोड़े थोड़े चकोर कपड़े उन सब मृत शरीरों से, आदमियों की देह से थोड़े बड़े और औरतों की देह से बहुत छोटे। सफेद दूधिया कफन के टुकड़ों से बनाई मैंने एक चकोर चादर, पैबंदों को सिलकर एक बेहद सुंदर चादर। ये दूधिया रोशनी इस दूधिया चादर से यकीनन मात खा जाएगी। अब की दफा मैंने उस दो नग्न शरीर वाले गड्ढे में पैर न रखा, ऊपर से ही उड़ा दी उनको यह चादर। रोशनी फूटनी कुछ कम हो गई या मेरी आंखें अब फूट चुकने के बाद अंधेरा बिन रही थीं, उस पर मेरे लिए समझ पाना भी नामुमकिन हो रहा था। मैंने उनके इस चौड़े ताबूत का ढक्कन बंद करने के लिए शरीर और जेहन की पूरी ताकत झोंक दी। वो वाकई बेहद भारी था। रोशनी के दहाने बंद करने के लिए कलेजा शैतान का चाहिए और शरीर दानव का। मेरे पास दोनों ही ना थे, इसलिए भी छिल गए मेरे हाथ, पैर, घुटने, सीना, नाभि, गर्दन, आंखें और होंठ भी। उस कब्र को ढकने के लिए कम पड़ गई पूरे कब्रिस्तान की मिट्टी कि बाकी कब्रों ने हिकारत फेंकी मुझ पर कि तूने एक में दो दफना दिए, ये कुफ्र है, जा तेरा सर्वनाश हो। मैंने अपने बालों में मिट्टी भर ली और उन आवाजों से सुर मिलाया, हाँ जरूर हो। रोशनी अब भी पलकें चीर कर आंखें कुंद रही थी। मैंने चुनी बीते दिनों की एक एक ईंट की मोटा चबूतरा बन सके जिसके आर पार कुछ न जा सके, रोशनी भी नहीं। चैन क्यों नहीं आ रहा कमबख्त? ये आंख के साथ साथ सीने में क्या दुख रहा है? एक गहरी टीस के साथ एक चुप वाली सिसकी होठों पर ठहर गई। मैंने इस बार चूक नहीं की, उखाड़ कर सीने से गाड़ दिया कलेजा स्लेट सा उस दोहरी कब्र पर। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। हर कब्र की स्लेट पर उर्दू में कुछ लिखा था। उर्दू मुझे बिल्कुल नहीं आती, पर उसके बावजूद मुझे हमेशा लगा वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इबारत है। मेरी आंखें उन ईंटों, मिट्टी, ताबूत, पैबंद सबको फांद कर फिर उन कोरी देहों पर जाकर ठहर गई। औरत और आदमी के दोनों जिस्म पलट चुके थे। उनकी पीठ पर कुछ लिखा था, शायद एक दूसरे के नाम, शायद अपने अपने नाम। नहीं, अपने नाम भला क्यों और कैसे लिखे होंगे? यकीनन उन्होंने लिखे होंगे एक दूसरे की पीठ पर एक दूसरे के नाम, वह भी उंगली से, कि वह एक अमिट कलम होती है। मैंने दोबारा ध्यान से देखना चाहा कि पीठ से देखकर नाम स्लेट पर उतार लूं, पर वो दो जिस्म अब सीधे थे पीठ के बल। ये अचानक कैसे हुआ? क्या मेरा भ्रम था? क्या वो दो जिस्म कभी पलटे ही नहीं थे? मैंने फिर उनकी पीठ पर लिखे नाम कैसे पढ़े? उफ, क्या होता जा रहा है यह सब? मैं घुटनों के बल हूँ, हाथों से अपने बाल नोचते हुए। मुझे उर्दू क्यों नहीं आती? मुझे कलेजे की उस स्लेट पर उर्दू में उनके नाम लिखने थे। मैंने पीठ पर लिखे नाम कहीं देखे हैं, हूबहू यही नाम, पर कहाँ? दिमाग के परछक्के उड़ रहे थे, परत दर परत जैसे कुछ उधेड़ा जा रहा हो। मैंने एक बार फिर कसकर आंख बंद कर ली कि रोशनी के पार देखने को आंखों का बुझना बेहद जरूरी था। कभी यूं भी होता है, हम कोई बात याद करना चाहते हैं और हमें नहीं याद आती वह बेहद जरूरी बात, ठीक उसी समय जिस समय उसका याद आना बेहद जरूरी हो। होता तो यूं भी है कि जब बेहद जरूरी हो किसी को भूलना जिंदगी में बने रहने के लिए, उस समय पूरी कायनात ही आपको अपनी तरफ हर एक शय में उसी की याद दिला रही होती है। भूल जाना और याद रह जाना दोनों ही बातों का रेगुलेटर इंसान के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में डाला नहीं गया। उसके ब्रेन का मेमोरी मैकेनिज्म सेट रूल्स पर काम नहीं करता। मुझे अचानक याद आया अतीत में किसी ने एक इबारत दी थी, दो लिखे नाम थे कोई, साथ में और भी सुंदर लगते हुए। मैंने देने वाले से पूछा था ये क्या है? उसने कहा था एक उम्मीद भरा सपना, शायद अगले जन्म या पिछले जन्म का। वह मेरा नाम नहीं था, न ही देने वाले का। ये भी उस देने वाले ने ही कहा था। मैंने वह भी मान लिया कि सच कहा होगा
जैसे मैंने इबारत लेते हुए उसकी बोलती आंखों का कहा मान लिया था कि वे दो नाम दरअसल उसके और मेरे ही थे। मेरी बंद आंखें आहिस्ता से एक खाका खींच रही थी। वो माँ का घर था। उस रोज उस घर में हम साथ थे। वो पीछे अपने कपड़े धो रहा था। मन ने कहा कि जाकर कहूँ आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ, पर मुझे पता था यह कहना ऐसा ही बेईमानी होगा जैसे दीवार से कुछ बात करना, हाँ या ना, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वह ऐसा ही था, रूखा भी, शांत भी और किसी बहते लावे सा खौलता हुआ भी। उसमें कुछ अलग सा था। एक साथ कितनी विपरीत बातें उसके व्यक्तित्व में थी। मैं अक्सर सोच में पड़ जाती, मैं इस आदमी से इतनी आकर्षित क्यों हूँ, जबकि इसकी कोई आदत मुझे पसंद नहीं और इतना रूखा व्यवहार तो कतई ही पसंद नहीं। पर जिस प्रेम की कोई वजह ढूंढी जा सके, वह फिर प्रेम ही कहाँ हुआ। वह सर झुकाए अपने कपड़ों पर ब्रश लगा रहा था। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोल ली कि बाहर की आहटें साफ सुनाई देती रहें। थोड़ी देर में वॉशिंग पाउडर के ड्रायर की आवाज़ सुनाई दी। अब सब्र हद के बाहर था। मुझे बहुत बेचैनी थी कि मैं हूँ, फिर भी यह काम क्यों कर रहा है। वह कुछ दिन के लिए दिल्ली किसी जरूरी काम से आया था। पापा के बहुत कहने पर इस दफ़ा हमारे यहाँ रुकने को मान गया था। हालांकि वह जानता था या समझता था या उसे अंदेशा था कि उसके लिए मेरी मोहब्बत का या मेरी दीवानगी का या जुनून का, क्योंकि उसने मुझसे पहली बार के अपवाद को छोड़ के कभी ठीक से बात तक नहीं की। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, उसके चेहरे पर अजीब से तनाव की लकीरें खिंचने लगती। वह बात करते करते हर छोटी बात पर झल्लाने लगता, कड़वे कटाक्ष करता और अक्सर बात को अधूरा छोड़कर ही उठ जाता। मैं तब हर बात कहना चाहती कि तुम इतने तंज कसने बंद कर दो मुझ पर, मेरी तरह सब समझ जाएंगे कि तुमको भी मोहब्बत है मुझसे, और यकीनन है। बावजूद इस असहजता के वह इस दफ़ा हमारे यहाँ रुकने को मान गया था। ड्रायर की आवाज़ मध्यम होने लगी थी। मैंने पीछे बरामदे में जाकर मशीन के पास खड़ी हो गई। वह बाल्टियों का पानी खाली कर उन्हें तरतीब से लगा रहा था। उसने मेरी तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ देखा ही नहीं। मैं ड्रायर से कपड़े निकाल तार पर फैलाने लगी। वह कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर ना तो मुस्कुराहट थी ना कोई गुस्सा। उसने दीवार से टेक लगाकर सिगरेट सुलगा ली और मुडेर पर बैठी चिड़िया की तरफ देखने लगा। मुझे जैसे यह बात करने की वजह मिल गई हो। तुम ये राइटर लोग शराब सिगरेट पीना अपनी शान समझते हो ना? उसने कोई जवाब न दिया। मैंने अपनी बात जारी रखी। पापा कहते हैं तुम कमाल का लिखते हो। तुम्हारे उपन्यासों में भाषा बहुत सुंदर होती है। वैसे मैंने भी पढ़ी हैं तुम्हारी कुछ किताबें, पर मेरे तो सब सर के ऊपर से जाता है। जाने क्या इतना गूढ़ सा लिखते हो तुम सीधी सरल बात को। खासकर प्रेम की तो तुमने अपनी किताबों में जान ही ले डाली है। इतना पेचीदा बना दिया है जैसे कोई रॉकेट साइंस हो। मैंने हंसते हुए उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखा कि उसकी वही हंसी शायद देख पाऊं जो पहली मुलाकात में हीरे सी लिलिश चमक रही थी उसके खूबसूरत होठों पर उसके होठ एक करीने की लकीर तक में तब्दील न हुई। मैं मायूस होकर फिर तार पर कपड़े फैलाने लगी। अनायास याद आई मुझे कल रात बैठक में हुई छोटे चाचा भाई और पापा के बीच की बातचीत। चाचा और भाई मेरे पापा से बेहद खफा थे कि धर्म के भक्षक इस लड़के को उन्होंने क्यों अपने घर पर ठहरा रखा है। रात दिन ये मुसलमानों के साथ उठता बैठता है, उर्दू लिखता पढ़ता है। पापा भी बेहद भड़क उठे थे कि कलम का कोई मजहब नहीं होता। यह बात याद आई तो मैं कपड़े सुखाते सुखाते ठिठक गई। एक बात पूछूं, जवाब दोगे? कोई उटपटांग सवाल मत पूछना, उसने सपाट लहजे में कहा। पूछने से पहले ही मेरा मन बुझ गया। फिर भी बुरा सा मुंह बनाकर मैंने पूछ ही लिया, तुम तो हिंदू हो, पैदाइश परवरिश सब हिंदुओं के बीच ही हुई, फिर तुमने कमाल की उर्दू कहाँ सीखी? पापा कहते हैं उर्दू फारसी अरबी तीनों जुबानों पर तुम्हारी पकड़ कमाल की है, और तुम लिख भी लेते हो। कोई बोले तो मैं थोड़ी बहुत समझ तो लेती हूँ, पर लिखे हुए को पढ़ना, तौबा, मेरे लिए तो काला अक्षर बहस बराबर। मैं पड़ोस की समीना आपा की नकल करती हुई उन्हीं के लहजे में बोली और खिलखिलाकर हंस दी। इस बार तो वह भी मुस्कुरा दिया। आहा, आप मुस्कुरा भी लेते हैं। मेरे यह कहते ही पल भर को आई मुस्कान गायब हो गई। सिगरेट को पैर से मसल बिना कोई जवाब दिए उसने मुंह फेर लिया। उसका मुझे यूं नकार देना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी।
इसलिए मुझे भी कोई खास असर ना हुआ। मैं यथावत अपना काम करती रही। पीछे कुछ आवाज़ हुई तो मैं चौंकी। देखा वो बरामदे में लगी कमरे की तरफ वाली खिड़की के पल्लों को लोहे के जंगलों से हाथ डालकर पूरा खोल रहा था। एक पल के लिए मेरे चेहरे पर हैरानी दौड़ी कि इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। फिर अगले ही पल समझ में आ गया कि मिस्टर परफेक्ट को अपनी इमेज की चिंता है। घर के लोग यह ना समझें कि घर की बेटी मेहमान के साथ पीछे बरामदे में जाने क्या कर रही है। बात तो उसने समझदारी की ही की थी, पर ना जाने क्यों मेरा मुंह बनाया। उसने फिर एक सिगरेट जला ली। मैंने हताशा से सर हिलाया और बुदबुदाई, क्या ही पत्थर कलेजा है इसका। बाल्टी में अब भी एक कमीज सुखानी बाकी थी, पर तार के सिर्फ कोने वाला हिस्सा खाली रह गया था, जो मेरे कद के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। मैंने पंजों के बल उछलकर कई बार कोशिश की, पर नाकाम। पीछे सरसराहट हुई। हल्की सिगरेट की महक मेरी सांस में घुलने लगी। आई रियलाइज्ड आई वॉज ब्लशिंग दैट मोमेंट। वो अब ठीक मेरे पास खड़ा था। कुछ मुस्कुराने लगा मेरे अंदर। शायद ऐसे ही किसी लम्हे के लिए लिखा गया होगा, बटरफ्लाइज इन स्टमक। मुझे लगा अभी वो मुझे पीछे से अपनी बाहों में ऊंचा उठा लेगा ताकि मैं तार पर कमीज आसानी से फैला सकूं। हो गया खेल तो अंदर जाओ, उसने बेहद ही तल्ख आवाज में कहा। इतनी तल्ख कि मैं लगभग सहम गई। जी, मेरा स्वर भीग चुका था, पर उसकी तल्खी बरकरार थी। मैंने कहा, हो गया तुम्हारा बचपना, तो अब अंदर जाओ। यह कहते हुए उसने मेरे हाथ से अपनी कमीज लगभग खींच ली। एक हैरानी, एक शोभ, एक दर्द, एक अपमान, सब एक साथ मेरी आंखों में तैर गए। पर मैं क्या कहती, मैं उसे कभी समझ नहीं पाती। वह बेहद रहस्यमय व्यवहार करता है हमेशा ही। आंखें कोमल प्रेम से भरी, बात उतनी ही कड़वी, और हाथ से कमीज लेने का अंदाज बेहद सख्त। मैं रोते हुए अंदर तेजी से आ गई, लेकिन मन बाहर ही रह गया। जिस जगह अंदर में खड़ी उसकी तल्ख मिजाजी से आहत होती आंसू बहा रही थी, वहां से वह मुझे साफ दिखाई दे रहा था, पर उसे मैं नहीं। मैंने देखा उसका चेहरा उतर चुका है, बेहद उदासी से भरा, हताशा और निराशा में भीगा चेहरा। एक पल, एक चौंक मेरे चेहरे पर फैल गई। उसने वह कमीज अभी तक तार पर नहीं फैलाई थी, बल्कि वह उसे अपने चेहरे के पास ले गया, जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था? अभी अभी धुले कपड़ों में तो सिर्फ साबुन की ही महक आएगी, उसमें सूंघना कैसा? मैं असमंजस में थी कि ऐसा क्यों कर रहा है। जब वह कमीज सुखाकर अंदर आया तो मुझे वहीं खिड़की के पास खड़ा देख ठिठक गया। मेरा चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा था। उसके कदम मेरी तरफ बढ़े, हाथ उठा, मेरे चेहरे तक आया और रुक गया। वह एक बार फिर मुझे नकार कर सीधा कमरे के बाहर चला आया। उस शाम मैं जब उसके कमरे में चाय देने गई तो वह अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, उर्दू में, इस बात से बेखबर कि मैं ठीक उसकी कुर्सी के पीछे ही खड़ी हूँ। वह दीन दुनिया से बेजार लिखने में मशरूफ था, पर वह एक ही चीज बार बार लिख रहा था। मुझसे ना रहा गया तो पूछ लिया, ये क्या लिख रहे हो बार बार? वह चौंक कर पलटा, तुम कब आई? अभी कुछ देर पहले ही। पर तुम क्या लिख रहे हो? तुम्हें उर्दू बिल्कुल नहीं आती ना? मैंने ना में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर जैसे कोई सुकून उभर आया। मुझे चिढ़ हुई, लगा मुझे कमतर समझा जा रहा है। मैं बिना कुछ कहे चाय का कप रखकर जाने लगी। उसने आवाज दी, सुनो, कहो। ये 2 नाम हैं, उसने डायरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसके? 2 प्रेमी जो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। कौन है ये? वह मुस्कुराया, मुड़ा, डायरी से पन्ना निकाला और मुझे देते हुए बोला, रख लो, कभी उर्दू सीख जाओ तो खुद पढ़ लेना, पर संभाल कर रखना, कोई और न देखे। क्यों, तुम तो कह रहे हो जैसे ये हमारे नाम हो। मैंने हंसते हुए कहा। उसने ना में सर हिला दिया। पर वह ना करना शायद ऐसा ही था जैसे किसी के लिए जान देते हुए यह कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गहरी उदासी का कोहरा मुझे लील जाने लगा। मैं वहां से चली आई। फिर एक दिन वो पन्ना चाचा के हाथ में था, न जाने कैसे, और ठीक उसी समय एक दिन मैं दूर कहीं उसके आगोश में थी, उसके बेहद करीब, जाने कैसे। एक जोड़ी होठों की सरसराहट ने बनाया, एक जोड़ी होठों पर अपना नाम, एक जोड़ी आंखें मुस्कुराई और आंखों ने ही किया सवाल, ये क्या लिखा? एक जोड़ी आंखों ने ही दिया जवाब, तो तुमने उर्दू अब तक नहीं सीखी? फिर कोई आंधी आई, कोई शोर उठा, एक बवंडर आया और शमशान की लकड़ी की जहमत कौन करे तो कब्रिस्तान सा गहरा गड्ढा और 2 देह।
मेरा सिर फट रहा था, मुझे याद ही आ गया था मैंने कहाँ देखे थे वे नाम। मैंने छील दिए वजूद और जला दी गई आँखों के साथ दौड़ लगा दी बदहवास समय के उस पहर की जहाँ वह इबारत कहीं छूट गई थी। मुझे ढूंढना ही था डायरी का वह पन्ना, मुझे लिखने ही थे वही दो नाम इस दोहरी कब्र की स्लेट पर जो उस इबारत में लिखे थे। उफ उफ, काश मैंने उर्दू सीख ली हो। इतनी सुंदर प्रेम कहानी और शब्दों का ऐसा माया जाल। मुझे पक्का यकीन है कि सुषमा गुप्ता जी की कहानी आपको पसंद आएगी। सुषमा जी, आप साधुवाद की पात्र हैं। मैं आपकी कहानियों का बड़ा प्रशंसक हूँ, विशेषकर जिस प्रकार से आप शब्दों के साथ खेलती हैं। बहरहाल, कल वादा किया था कि शाम 4 बजे दोबारा मुलाकात करूँगा। भारत में राज्यपालों की भूमिका और राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य पर कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि मैं उसके लिए आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका। पूरा प्रयास रहेगा कि 4 बजे शाम को आज आपसे इस विषय पर कुछ चर्चा करूं। तब तक के लिए नमस्कार।